हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सर के हाथ में आज ये कौन सा लिफाफा है। मेरे हाथ में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जामिनेशन आयोजित की गई, इसका एक क्वेश्चन पेपर है और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यह जी के 2020 यूट्यूब चैनल में से तकरीबन 29 क्वेश्चन, कितने 29 क्वेश्चन यह क्वेश्चन पेपर में आए हैं और विथ प्रूफ कौन सी तारीख के वीडियो में से कौन सा क्वेश्चन निकला है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे गुजरात वासियों, अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमारी यह यूट्यूब चैनल में से पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास जो पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज का है और दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कौन सी तारीख में से पूछा गया है वो भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे गुजरात में से कोई भी यूट्यूब चैनल के वीडियो में से इतने सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं। और दोस्तों, हमने यह जी के 2020 की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज स्टार्ट कब की? 2 नवंबर 2021 को स्टार्ट की और 10 अप्रैल तक तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 5 महीने और 10 दिन में से दोस्तों 29 क्वेश्चन यह क्वेश्चन पेपर में आए हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, एक जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन पेपर सीरीज है डी, जिसमें से दोस्तों याद रखना 13वां क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड। 2 दिसंबर 2021 के जी के 2020 चैनल के वीडियो में से यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हमारी ही चैनल में से है जो मैं आपको बता रहा हूं, ओके, और विथ प्रूफ बताने जा रहा हूं ताकि आपको भी यकीन हो कि सर जो बोल रहे हैं वो वाकई में सही है। और आप दोस्तों हमारी चैनल पर जाकर यह तारीख के वीडियो को चेक भी कर सकते हैं। भारत ने चित्रकला यानी कि भारत की चित्रकला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, 14वां क्वेश्चन है। और भीमबेटका के गुफा चित्र दोस्तों किस राज्य में मिले हैं? मध्य प्रदेश में। अजंता के गुफा चित्र तो दोस्तों हमने 16 से 18 मार्च 2022 तक यानी कि 3 दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड किए थे, जिनमें से यह कुट वाला क्वेश्चन निकला है 14वां क्वेश्चन। मैं कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं? गुजरात के पुलिस कांस्टेबल 2022 में दोस्तों 10 अप्रैल को जो आयोजित किया गया वह क्वेश्चन पेपर की मैं आपको बात कर रहा हूं। और यहां भारतीय संसद से रिलेटेड दोस्तों जो 16वां क्वेश्चन है वो 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी 2022 के 3 वीडियो में से यह क्वेश्चन निकला है। आगे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, हमारे भारत देश के महान समाज सुधारक ऐसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने कौन से संस्थान की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से संस्थान की स्थापना की? इनसे जुड़ा हुआ वीडियो हमने 29 मार्च, 22 नवंबर और 30 मार्च 2022 यानी कि 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिनमें से यह कूट वाला क्वेश्चन निकला है। साथ ही 25वां क्वेश्चन है कि हमारे कौन से राज्य में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो याद रख लो, हमारे स्टेट वीडियो हमारी जी के 2020 चैनल पर दोस्तों प्ले लिस्ट में एक स्टेट वीडियो नामक प्ले लिस्ट है। इनमें से दोस्तों यह कौन से राज्य में से कौन सी खनिज प्राप्त होती है यह क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन यह चैनल में से है। भारत में सरकार और इनसे रिलेटेड दोस्तों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य के गवर्नर और हमारे देश के दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि यह 27वां क्वेश्चन है। और 27वां क्वेश्चन 4 जनवरी 2022 और 8 जनवरी 2022 के वीडियो में से हमारा यह क्वेश्चन निकला है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, हमारे भारत देश के कुछ महान संत या तो कवि, जैसा कि कबीर, तुलसीदास, तुकाराम, गुरु रामदास, तो दोस्तों इनसे रिलेटेड हमारा जो वीडियो है भक्तिकालीन संत एवं वो कवि, तो भक्तिकालीन संत एवं कवि इनसे रिलेटेड दोस्तों हमने 2 जनवरी 2022, 24 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, जिनमें से यह क्वेश्चन सेट हुआ है। तो हमारे भारत देश के दोस्तों कुछ प्राचीन नृत्य जैसा कि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, तो हमने 1 मार्च और 2 मार्च 2022 को 2 वीडियो प्रोवाइड किए थे, जिनमें से यह 38वां क्वेश्चन निकला है।
तो हमारे जीके 2020 चैनल पर दोस्तों कुछ पुराने वीडियो है जो डे स्पेशल वीडियो है, इनमें से यह 42वां क्वेश्चन कि हमारा कौन सा दिवस कब मनाया जाता है वो भी यह हमारी यह चैनल में से पूछा गया है। हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति वाला हमारा जो वीडियो है 8 जनवरी 2022 को हमने पब्लिश किया था, इनमें से यह 47वां क्वेश्चन निकला है। तो हमारा दोस्तों 3 फरवरी 2022 को हमने हमारे भारत देश के राज्य नीति के महानिदेशक तत्व यानी कि हमारे संविधान से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन, और दोस्तों 57वां क्वेश्चन वो भी हमारी 3 फरवरी 2022 के वीडियो में से निकला है। तो आगे मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत देश के कुछ महान क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी दिलाने में विदेश में रहकर हमारे देश के लिए जो मेहनत की है उनसे रिलेटेड भी वीडियो हमने दोस्तों हमारी चैनल में से पूछे गए हैं। तो साथ साथ हमने 2011 की जनसंख्या के बारे में एक वीडियो बनाया था, इनमें से भी यह 65वां क्वेश्चन निकला है। तो इलेक्शन से रिलेटेड दोस्तों 67वां क्वेश्चन है। आगे भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो 74वां क्वेश्चन है वो 3 दिसंबर 2021 के वीडियो में से लिया गया है। आगे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमारे भारत देश में जो चित्र शैली है यानी कि मधुबनी पेंटिंग्स, कलमकारी पेंटिंग्स, वारली पेंटिंग्स, तो दोस्तों हमने 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च 2022 को 3 चित्रकला से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे। तो वो आप देख सकते हैं हमारी जीके 2020 चैनल में से लिए गए हैं। ऐसे कुल मिलाकर कितने? कुल मिलाकर 29 क्वेश्चन हमारे चैनल में से आए हैं। तो सबसे मेरा एक नम्र अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपकी करियर बनाने में हम मदद करने वाले हैं। चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त न लेते हुए, ज्यादा वक्त तो ले लिया है लेकिन विथ प्रूफ मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन बताई है वो आपको यकीन दिलाएगी कि आपकी यदि कोई नैया पार कराता है तो वो है जीके 2020 यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। पिछले 2 दिनों से मैं दोस्तों किसी काम से बाहर था, इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका हूं और आज से यह वीडियो आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए मुगल काल में शासन व्यवस्था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिनमें आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल में शासन व्यवस्था, यानी कि मुगल काल में किस तरह शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी और यहाँ पर दोस्तों कौन से शासन काल में, किसके शासन काल में कौन से सिक्के चलाए गए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म। तो साथ साथ मुगल कालीन शासन में कौन कौन से सिक्के चलाए गए और यह सिक्के के नाम क्या थे, वो सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकबर से। तो मनसब प्रदान किए जाने का प्रथम उल्लेख अकबर के शासन काल में 11वें वर्ष में मिलता है। क्या? मनसब प्रदान किए जाने का प्रथम उल्लेख अकबर के शासन काल में 11वें वर्ष में मिलता है और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। क्या? यह अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी ना, वो मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी और प्रत्येक मनसबदार की रैंक 2 अंकों में व्यक्त होती थी। प्रथम अंक जात रैंक और द्वितीय अंक सवार रैंक का बोधक होता था। क्या दोस्तों? यह प्रत्येक मनसबदार की रैंक 2 अंकों में व्यक्त होती थी। प्रथम अंक जात रैंक और द्वितीय अंक सवार रैंक का बोधक होता था। चलिए जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किसकी मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो हमने किसका जिक्र किया यहाँ कॉर्नर पर, वो मुगल शासक का आपने इमेज भी देखी, चित्र भी देखा। तो बताइए किसकी मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। कौन? अकबर। और मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। क्या? मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी जिसमें सवार रैंक जात रैंक के बराबर। क्या दोस्तों? प्रथम श्रेणी में सवार रैंक जो जात रैंक के बराबर हुआ करता था। द्वितीय श्रेणी में सवार रैंक जात रैंक से आधा या आधे से अधिक हुआ करता था और तृतीय श्रेणी में सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम हुआ करता था। यानी कि मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी और यहां मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दी। आगे मैं आपको बताऊं
तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में 2 अस्पा एवं सिंह व्यवस्था लागू किया। क्या दोस्तों, जहांगीर, इमेज आप देख सकते हैं, जहांगीर ने अपने शासनकाल में 2 अस्पा एवं सिंह व्यवस्था को लागू किया और शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। किसने? शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। जागीरदारी प्रथा क्या है? मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा गया है। क्या? यह मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। ओके, चलिए आंसर बताइए। किसने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था? महाना वेतन पद्धति का विकास किया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। सही आंसर है शाहजहां। आगे जागीरों के विभिन्न प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जागीरों के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार है मशरूत जागीर। यह मशरूत जागीर क्या है? सशर्त जागीर को मशरूत जागीर कहा जाता था। तनख्वाह जागीर किसे कहा जाता था? वेतन के रूप में दी गई जागीर को तनख्वाह जागीर कहा जाता था। वतन जागीर तो जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे तो उसे वतन जागीर कहा जाता था। इनाम जागीर पद और कार्य से रहित जागीरों को इनाम जागीर कहा जाता था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जागीरों के विभिन्न प्रकार, इनमें से एक प्रकार है मशरूत जागीर। सशर्त जागीर को मशरूत जागीर कहा जाता था। तनख्वाह जागीर, वेतन के रूप में दी गई जागीर को तनख्वाह जागीर कहा जाता था। वतन जागीर क्या है? जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे तो उसे वतन जागीर कहा जाता था। और इनाम जागीर पद और कार्य से रहित जागीरों को इनाम जागीर कहा जाता था। चलिए आंसर बताइए। पद और कार्य से रहित जागीरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, 4 जागीरों के प्रकार हमने पढ़े, तो यहाँ पद और कार्य से रहित जागीरों को क्या कहा जाता था? इनाम जागीर कहा जाता था। सही आंसर है इनाम जागीर। यहाँ पर पढ़िए, पद और कार्य से रहित जागीरों को इनाम जागीर कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी। पैबाकी, यह पैबाकी क्या है? पैबाकी वैसी भूमि होती थी जिसे जागीर आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। क्या? यह पैबाकी क्या है? तो याद रखना, वैसी भूमि होती थी जिसे जागीर आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और इजेरेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम जागीर भूमि से प्रारंभ हुआ। दोनों ऐसे फैक्ट है जो याद रख लेने चाहिए कि पैबाकी वैसी भूमि होती थी जिसे जागीर आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाता था, तो इजेरेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम जागीर भूमि से प्रारंभ हुआ। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म भू राजस्व व्यवस्था की अब बात करें तो मुगलों की आय का प्रधान स्रोत भू राजस्व था। क्या? यह मुगलों की आय का प्रधान स्रोत क्या था? भू राजस्व। अकबर के काल में 1582 में टोडरमल की नियुक्ति दीवान ए आला के रूप में हुई। कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आइन ए दहशाला पद्धति को अपनाया गया। क्या दोस्तों? अकबर के काल में 1582 में टोडरमल की नियुक्ति दीवान ए आला के रूप में हुई और कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आइन ए दहशाला पद्धति को अपनाया गया। चलिए आंसर बताइए। मुगलों की आय का प्रधान स्रोत क्या था? तो मैंने किसका जिक्र किया? मुगलों की आय का प्रधान स्रोत था भू राजस्व। सही आंसर है ऑप्शन बी, भू राजस्व मुगलों की आय का प्रधान स्रोत था। और मुगल काल में राजस्व निर्धारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। क्या? मुगल काल में राजस्व निर्धारण की कितनी प्रणालियां प्रचलित थी? 3। और भू राजस्व की दर 1/3 थी। आईने अकबरी में मक्के का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, यहां भी 3 ऐसे फैक्ट है जो याद रख लेने चाहिए कि मुगल काल में राजस्व निर्धारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी। और आईने अकबरी में मक्के का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आंसर बताइए कि मुगल काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। और तंबाकू का प्रचलन, दोस्तों तंबाकू का प्रचलन हमारे भारत देश में 16वीं सदी के आसपास हुआ।
तो याद रखना, तंबाकू का प्रचलन में पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुआ। क्या? तंबाकू का प्रचलन हमारे भारत देश में पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुआ। महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई और नकदी फसलों को जीन्स ए आला कहा जाता था। इसमें प्रमुख नगदी फसलें कौन कौन सी? तो गन्ना, और गन्ना का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता था? बंगाल में। इसके अलावा नगदी फसलों में कपास, नील एवं अफीम की खेती की जाती थी। एक बार फिर से देखो कि तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुआ। महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई। नगदी फसलों को जीन्स ए आला कहा जाता था। प्रमुख नगदी फसल थी गन्ना, जिसका प्रमुख उत्पादन दोस्तों बंगाल में हुआ करता था। इसके अलावा कपास, नील और अफीम, यह भी नगदी फसल। और हम बात कर रहे हैं यह दोस्तों मुगल कालीन शासनकाल की, यानी कि जहांगीर के शासनकाल की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें गैस करना है। और दोस्तों हमारे गुजरात में पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में ऐसे ही कुट वाले क्वेश्चन फिलहाल पूछे गए हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए पहला सेंटेंस, तंबाकू का प्रचलन दोस्तों अंग्रेजों द्वारा शुरू हुआ। यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि मैंने हाल ही में आपको बताया अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि पुर्तगालियों द्वारा हमारे भारत देश में तंबाकू का प्रचलन शुरू किया गया। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात। और नगदी फसलों को जीन्स ए आला कहा जाता था। चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि तंबाकू का प्रचलन भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई। जीन्स ए आला कहा जाता था किसको? नगदी फसलों को। तो दूसरा और तीसरा सेंटेंस सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। गोवा में आम का उत्पादन होता था, जिसकी प्रमुख किस्में अल्फांसो, जोआनी परेरा, ओवर लेडी आदि थी। दोस्तों जब आम का जिक्र किया गया है और आम का सीजन आने वाला है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं वहां पर आम की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और यदि आपके क्षेत्र को, आपके राज्य की किसी आम की किस्म को जीआई टैग मिला है तो उनका भी जिक्र आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरे गुजरात में दोस्तों बहुत सी आम की किस्में पाई जाती है, जिनमें से केसर नामक जो आम है जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुगल काल में आम का उत्पादन भारत में कहाँ होता था? तो मुगल काल में भारत में आम का उत्पादन गोवा राज्य में होता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों सिक्के की बात करें। मुगल काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। और चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया। और तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। और यह रुपया और दाम किसने चलवाया था? शेर शाह ने अपने शासनकाल में चलवाया था। सोने की अशरफी मुहर थी। अकबर के सिक्कों पर राम सीता का अंकन हुआ है। सबसे बड़ा सोने का सिक्का शंशब मुहर था। क्या? शंशब यह सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। कैसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार फिर से देख लीजिए कि यह शेर शाह ने जो सिक्के चलवाए, इनमें से चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहा गया, तांबे का सिक्का चलाया उसे दाम कहा गया, सोने की अशरफी मुहर भी चलाई गई, अकबर के सिक्कों पर राम सीता का अंकन हुआ है, और सबसे बड़े सोने के सिक्के जिसका नाम शंशब, क्या? शंशब था। चलिए आंसर बताइए। तांबे का सिक्का यानी कि दाम किसने चलाया था? तो तांबे का सिक्का यानी कि दाम किसने चलाया था? याद रखना, शेर शाह ने चलाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और अकबर ने चांदी का सिक्का जलाली चलाया, जो वर्गाकार होता था। क्या? यह अकबर ने अपने शासन काल में एक चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम था जलाली, जिसका दोस्तों कौन सा वर्गाकार था? यह सिक्का वर्गाकार था। और चांदी का ही सिक्का इलाही चलाया जो वृत्ताकार होता था। अकबर ने एक चांदी का सिक्का इलाही चलाया जो वृत्ताकार हुआ करता था, यानी कि वर्गाकार सिक्का जिसका नाम है जलाली और इलाही सिक्का वो राउंड शेप में होता था।
और जहांगीर ने सिक्कों पर टकसाल का नाम व शासक की छवि को उत्कीर्ण करवाया। एक बार फिर से देख लीजिए कि अकबर ने चांदी का सिक्का जलाली चलाया जो वर्गाकार होता था, चांदी का ही सिक्का इलाही चलाया जो वृत्ताकार होता था, और जहांगीर ने सिक्कों पर टकसाल का नाम व शासक की छवि को उत्कीर्ण करवाया। चलिए आंसर बताइए। चांदी का वृत्ताकार सिक्का इलाही किसने चलाया? तो याद रखना, चांदी का वृत्ताकार सिक्का इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया। सही आंसर है ऑप्शन डी। ये देख लीजिए कि चांदी का सिक्का इलाही चलाया जो वृत्ताकार होता था, किसने चलाया है? अकबर ने। और यहां पर लिखा है अकबर ने चांदी का सिक्का जलाली चलाया जो वर्गाकार होता था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अकबर। और चांदी का सिक्का निसार चलाया जो रुपये का 1/4 था। क्या दोस्तों? 1 रुपये का चौथाई हिस्सा जिसका नाम है निसार, यह भी एक सिक्का चलाया गया। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो आगे शाहजहां ने चांदी का सिक्का आना चलवाया जो रुपये का 1/16वां भाग था। क्या? 16वां भाग था। तो हमारे वर्तमान में भी आपने कहीं यदि आपकी आयु 25-30 साल है और आपने यदि 5-6 साल में यदि कोई आना आपने किसी दुकान पर खर्च किया है, यानी कि आपके माता पिता ने आपको 8 आना दिया हो, हमारे गुजरात में क्या है 16 आना को रुपया कहा जाता है, 8 आना को 50 पैसा को 8 आना कहा जाता है, और दोस्तों 25 पैसे मूल्य वाले सिक्के को पावली कहा जाता है। क्या? पावली कहा जाता है। तो ऐसे शाहजहां ने चांदी का सिक्का चलाया जो 1 रुपये का 16वां भाग था, यानी कि आना चलवाया। किसने? शाहजहां ने चलवाया। चलिए आंसर बताइए। जहांगीर ने निम्न में से किस नाम से चांदी का सिक्का चलाया जो रुपये का 1/4 था? तो दोस्तों रुपये का 1/4 था जिसको नाम दिया गया था निसार, और यह जहांगीर ने चलाया। ये देखिए निसार चलाया था जो रुपये का 1/4 हिस्सा था। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको हमारी चैनल रेगुलर फॉलो करनी है। समझ लीजिए आपकी लाइफ बनाने में हम निश्चित तौर ही मदद करने वाले हैं। इसलिए रेगुलर हमारे साइट को देखिए, यूट्यूब चैनल को देखिए और आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। कल मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।